बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। विपक्ष में जिस तरीके से टूट है, भगदड़ मची हुई है। आपके देखिए कि यूबीटी शिवसेना किस तरीके से टूटी। 6 सांसद जो हैं वो अब एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले टीएमसी में भगदड़ मची, वहां के 20 सांसद एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस 2 घटनाक्रम के बाद भारतीय संसद में खासतौर पर लोकसभा की सीटों की संख्या को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इस चर्चा का सीधा संबंध है परिसीमन विधेयक से। दरअसल परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत एनडीए सरकार को चाहिए और इस सियासी गणित को साधने में जुटी हुई है कुल मिलाकर एनडीए सरकार। तो इस टूट फूट से किस तरीके से हौसले बुलंद हैं एनडीए सरकार के। परिसीमन विधेयक मॉनसून सत्र में लाने की जो तैयारी हो रही है, उससे कैसे एक देश एक एजेंडे को जोड़कर भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र को फायदा होगा, हम समझेंगे। हमारे साथ खुद राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। आई युवा के फाउंडर भी हैं आप। तो सबसे पहले परिसीमन विधेयक का एक बार फिर जिक्र आना शुरू हो गया है। अब हम देख रहे हैं मॉनसून सत्र जुलाई में भी शुरू होगा। परिसीमन विधेयक ये है क्या, सबसे पहले तो ये दर्शकों को बता दीजिए। और एक देश एक चुनाव, इस एजेंडे के साथ जोड़कर इसे जो देखा जा रहा है, इससे भारतीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, ये बताएं। देखिए, परिसीमन एक ऐसी व्यवस्था है जो ये तय करती है कि देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा और देश के लोकतंत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या का निर्धारण करने का सारा अधिकार जो है और दारोमदार आप कह सकती हैं वो परिसीमन आयोग पे है। और ये इस देश के संविधान के साथ ही हमें प्राप्त हुआ है कि जब भी जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी और उसी तरीके से हमारा लोकतंत्र चलेगा। तो ये हमारी एक बहुत सरल और सिंपल सी प्रक्रिया है जिसके तहत परिसीमन होता है। लेकिन कुछ कारणवश आप कह सकते हैं कि अपने देश में 50 सालों से परिसीमन नहीं हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत लंबा गैप होता है। अगर हम 75 साल के लोकतंत्र को देख लेते हैं और उसमें 50 साल हम बिना परिसीमन के हैं, तो आप सोच सकती हैं कि व्यवस्था कितनी डिस्टर्ब हुई होगी। क्योंकि अगर संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गई थी तो उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, इसी आधार पर दिया गया था। अब ये लंबे समय तक नहीं हुआ। अब 26 में जैसे इस पे जो बार बार इस पे हो रही है कि चर्चा हो रही है कि भाई परिसीमन क्यों, क्योंकि परिसीमन की जो रोक थी वो 2026 तक थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और उसमें जो आप बात हो रही थी कि जैसे आपने कि इसको सरकार क्यों पास कराना चाहती, क्योंकि अब देखिए परिसीमन का जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है, परिसीमन का जो बिल है ऑलरेडी लागू है। परिसीमन इस देश में लागू हो चुका है। जी जी। क्योंकि परिसीमन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके लिए आपको बिल लाना है। परिसीमन में कोई भी बदलाव करने के लिए या परिसीमन को रोकने के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा। तो जो ये पिछला बिल पेश हुआ था वो परिसीमन में चेंज करने के लिए लाया गया था कि परिसीमन में जैसे हम प्रो डेटा की बात कर रहे थे कि 50% सीटें बढ़ाई जा सकती, जो परिसीमन के सिद्धांत में नहीं है। क्योंकि परिसीमन का सिद्धांत ये कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, न कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी संख्या में। दूसरी जो सबसे बड़ी सरकार के साथ जो एक आप कह सकते हैं कि मजबूरी कह सकते हैं, वो है महिला आरक्षण बिल। क्योंकि महिला आरक्षण बिल तभी लागू हो सकता है जब परिसीमन लागू होगा। और अब की वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति है कि जो परिसीमन अभी ये लागू है, जो आप जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं, चाहे वो 26 में आए, 27 में आए या 28 में आए, उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा और उसके आधार पर सीटों का वो निर्धारित करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में आप ये मान के चलिए कि जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद कम से कम 3 से 4 साल लगेगा परिसीमन आयोग को सीटों को निर्धारित करने में। तो 29 का चुनाव जो है वो महिला आरक्षण के साथ नहीं कराया जा सकता है अगर वर्तमान परिसीमन की व्यवस्था में हम जो अभी वर्तमान व्यवस्था है। सरकार का पक्ष क्या है कि सरकार ये पक्ष देना चाह रही है कि नहीं, हम इस जनगणना को आधार नहीं बनाते हैं। अच्छा। हम 50% सीटों को उठा लेते हैं। लेकिन जब मैंने क्या कहा कि ये संवैधानिक नहीं है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। कारण क्या है कि जब आप जनसंख्या को उससे बाहर निकालेंगे तो परिसीमन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि परिसीमन का अस्तित्व ही होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ आधार यही है कि जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार उसमें आप वेरिएशन ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं के लिए, जैसे जब उत्तर दक्षिण की जो लड़ाई हो रही है, आप दक्षिण को कम संख्या पर सीटें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में उनको आप 10 लाख की संख्या पर एक सांसद दे सकते हैं। उत्तर भारत में आप उन्हीं सांसदों की संख्या 15 लाख कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं बना सकते हैं कि इतनी सीटें उत्तर को दे देंगे, उतनी दक्षिण को दे देंगे। आपको इसका फार्मूला जनसंख्या पर ही लाना पड़ेगा। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि वो आधार जो है जनसंख्या का वो 2011 का मान लिया जाएगा। तो 2011 का माना नहीं जा रहा है ना, क्योंकि आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि जब लास्ट टाइम परिसीमन हुआ था
तो भारत की जनसंख्या थी 74 करोड़ 54 करोड़ के आसपास। तो उसी के आधार पे 540 विधानसभा सीट लोकसभा सीटें थी। अब 11 में अगर हम चले आते हैं तो 11 में तो 121 करोड़ की जनसंख्या है, तो 121 करोड़ का मतलब है डबल से ज़्यादा। तो उसमें 50% कैसे फिट बैठता है? भाई आपको मैंने क्या कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को हम लेकिन फिर जो दक्षिण राज्यों की चिंता है उसको कैसे फिर सॉल्यूशन उसका निकाला नहीं, जाएगा? अब आप जो आपने सवाल पूछा कि चलिए दक्षिण की चिंता है पिछले 50 सालों वो तो से, ये कह रहे हैं ना कि हमने तो जनसंख्या पर मैं कंट्रोल मान किया, लिया तो आप हमें इनाम दे रहे हैं, हमारा नहीं राजनीतिक दल कम हमने करेंगे, आपकी हमारी बात सीटें तो कम हो जाएंगी। वो सारी बात उनकी मान ली गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 50 साल से दक्षिण का तर्क यही है, लेकिन 50 साल से दक्षिण के लोगों के साथ कोई विमर्श किया गया? अभी जैसे इस बिल को, पिछला बिल जो पास नहीं हुआ उसको हमको लग रहा 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। क्या इन 2 महीनों में कोई ऐसी कमेटी बनाई गई, एक ऐसी व्यवस्था करी गई कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके साथ बैठ के इस समन्वय स्थापित करे कि इसको करना क्या है? या कोई बिल जब आ रहा है तो ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, 50 सालों के बाद ये होने वाला है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? संसद में ही क्यों पता चलता है कि क्या होने वाला है? 54 सांसद मतलब 54 वोटों के साथ ये बिल गिरा था, और उसमें अगर मैं देखूं कि 26 सांसदों का तो चलिए अब तक जो टूट हुई उससे समर्थन मिल गया। कुल मिलाकर अभी भी 28 सांसद हैं जिनका समर्थन चाहिए एनडीए को। तो ये सियासी गणित को साधने के लिए सुनने में ये भी आ रहा है कि एनडीए डीएमके के साथ भी बातचीत कर रही है। अब उनके हुए 22 सांसद, तो यहाँ से तो कुछ इस तरीके का समर्थन मिल सकता है। देखिए, ये एक अलग विषय है कि इस बिल को पास करा लिया जाए, ठीक है, लेकिन ये बिल किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। मैंने क्या कहा कि बिल संख्या के बल पे, आप महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ था तो उसका विरोध किसने किया था? केवल ये क्या 2 सांसदों ने किया था? पूरे विपक्ष ने नहीं किया था ना। क्यों नहीं किया था? क्योंकि कोई भी इस देश में की राजनीति में ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं के अधिकार देने के पक्ष में न हो, कम से कम पेपर पे, बातों में, ठीक है, ये तो करने के लिए। लेकिन उसके लिए आप पहले विमर्श तो करेंगे। जो ये परिसीमन की व्यवस्था है, मैंने क्या कहा कि आप दक्षिण से कहाँ बात कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं बिल गिर गया था तो इस बिल के बाद एक कमेटी बना दी जानी चाहिए थी जो सबके साथ बैठ करके बातें करते हैं कि भाई किसको कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसको भी तो आप सर्वसम्मति से पास करा सकते हैं। संख्या बल की क्यों जरूरत पड़ रही है? और दूसरी क्या है ना, मैंने जो आपको बताया कि केवल ये महिलाओं के नाम पर एक दिखावा है कि भाई हम महिला आरक्षण के नाम पर देश के साथ खेल रहे हैं। भाई सारी व्यवस्था तो परिसीमन की है। लेकिन महिला रिजर्वेशन अगर बिल लागू होता है तो क्या महिलाओं का राजनीति में दबदबा नहीं बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल क्या बढ़ेगा। सीटें नहीं बढ़ेगी मैंने उनके क्या कहा कि महिलाओं का नहीं, सबका बढ़ेगा। यहाँ बात सीटों की बढ़ने की है, महिला रिजर्वेशन की तो है ही नहीं। महिला रिजर्वेशन तो अपने आप आ जाएगा। भैया आप सीटें जो प्रॉपर तरीके से, जो मैंने क्या कहा कि परिसीमन में जो व्यवस्था करी गई है कि सीटें बढ़ेंगी हर 10 साल बाद, वो हम नहीं बढ़ा रहे हैं पिछले 50 साल से, और उस अनुपात में हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं जिस अनुपात से देश की जनसंख्या बढ़ी है। तो उसको हम महिला आरक्षण में खेल रहे हैं। आप एक बार बताइए कि महिलाओं को लेकर के जो राजनीतिक दल इतने चिंतित हैं, उन्होंने अभी राज्यसभा का 18 तारीख को ही रिजल्ट आया है, राज्यसभा चुनाव इसी 18 जून को उसका रिजल्ट आया है। 26 में से 2 महिलाओं को चुना गया है। क्यों भैया? अगर 33% अगर मैं मान लूं तो 8 या 9 सीटें तो होती थी ना, क्यों नहीं दे दिया गया? तो आपके पास तो मौका था, आप टिकट दे मैंने देते, क्या कहा कि निर्विरोध उस चुना बिल जाता। के बाद ही आया है। हम उसके पीछे की चीजों को नहीं सुधारने जा सकते हैं। तमाम लेकिन राजनीतिक पार्टियों हर की मंशा राजनीतिक पर दल, सवाल उठा रहे हैं। हर राजनीतिक दल वो हल्ला अगर बहुत है, बस लेकिन मैंने क्या कहा कि वो महिलाओं को आगे नहीं महिला के आड़ में परिसीमन के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं कि भाई हम महिला बिल को ला रहे हैं, महिला बिल। आप बताइए कि नहीं, तो इसमें एक्सपोज तो विपक्ष भी हो गया ना। मैंने क्या कहा कि यहाँ 2 महिला सांसद ही अगर चुन के आ रही राज्यसभा चुनाव में, तो उसमें दोनों एनडीए के हैं, ये भी देख लीजिए, विपक्ष का तो एक भी नहीं है। तो फिर तो विपक्ष एक्सपोज हो गया ना। मैंने वही कहा ना कि यहाँ पक्ष एक विपक्ष तरफ नहीं आप है। आरोप लगाते हैं कि महिला आरक्षण आप देना नहीं चाहते, परिसीमन विधेयक के साथ आप एक छेड़छाड़ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं को बढ़ा ही नहीं रहे। अरे आप भी तो कुछ करके दिखाइए ना, तब आप एक बार बताइए, मुंह बंद कीजिए। आप एक बार बताइए कि इस देश में कि इतिहास में इंदिरा गांधी सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री हैं। अगर वो नेहरू जी की लड़की नहीं होती तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती थी? या वर्तमान में आने वाले 10-20 सालों में इस देश की राजनीति में महिला प्रधानमंत्री हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये सच है, हमको इसको मानना पड़ेगा। आज 36 राज्यों में से विपक्ष के कुनबे में महिला मुख्यमंत्री कोई याद आ रहा है आपको? नहीं, कहाँ है? अभी तक ममता बनर्जी थी, उनकी भी कुर्सी छीन गई। आज के समय में मैं तो कह तो रहा हूँ उसी बात को कि 36 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्यों को मिला के एक महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, दिल्ली में। पूरे देश में 36 राज्यों में एक महिला राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की। आप एक बार बताइए, यहाँ किसने रोका है? यहाँ तो रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। मुख्यमंत्री के चुनाव में या राज्यपाल के चुनाव में रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। तो आप एक बार बताइए कि अगर हम महिलाओं के इतने हिमायती हैं, महिलाओं के बारे में हम इतना बेहतर
अगर सोच रहे हैं तो हम उनको आने के लिए उन जगहों पे क्यों रोक रहे हैं जहां उनको आना चाहिए? भाई इन जगहों पे आप 33% क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो सवाल मैंने क्या कहा कि ये सवाल महिलाओं का है ही नहीं, महिलाओं को नहीं, आगे लेकिन रख। अब कम से कम यहाँ से ये तो दिख रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्सपोज हो जाती हैं। तमाम नहीं, सारी। हाँ, सारी तमाम ही मतलब ये सारी हाँ। राजनीति, क्योंकि अब इस देश में बचा क्या है? हाँ। सबकी सरकार है। आप एक नहीं, बार लेकिन अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो फिर तो बाउंड हो जाएंगे ना, इतनी सीटें हैं, इतने पे लड़ाना ही है, तो क्या माने कि फिर तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदल जाएगी। आप 33% महिलाओं को आने से रोक नहीं पाएंगे ना। 33% की संख्या 1/3 होती है। बहुत बड़ा व्यापक सुधार होगा। जो महिलाएं आज नहीं हैं, आज जैसे एक बात तो बताइए, आधी आबादी की जिंदगी फिर कैसे बदलेगी? मुझे आप ये बताइए, अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, लागू हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए उनके अंदर एक मनोबल पैदा करने की ज़रूरत होती है। आप जब देखेंगे कि देश की आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की महिला थी। तो सवाल ये होता है कि जब हम आगे उनको बढ़ने का नहीं मौका देते हैं तो एक निराशा पैदा होती है। उसके बाद वो आदमी उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता है, फिर उस चीज़ से कटने लगता है। आज एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा कि जून में राज्यसभा के चुनाव हुए, महिलाओं को प्रतिनिधि नहीं मिला। किसी महिला ने इस पर आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। वो सोच ही नहीं रही है कि हमको मौका मिल सकता है। या आज आप एक बार बताइए, किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव में कोई ऐसी महिला है कि जिसकी के नाम की चर्चा चल रही है? पार्टियां बना दें, वो अलग विषय है। आप बता दीजिए 2-3 लोगों को हम तो आंकड़ा दिखाते हैं ना जब भी चुनाव होते हैं कि इतनी महिलाओं को टिकट दिया, उसमें सभी पार्टियां एक्सपोज होती हैं। बिल्कुल टिकट ही नहीं दिया जाता तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? यहाँ देखिए बात पार्टी की है ही नहीं, यहाँ केवल इस देश के सिस्टम की बात है। इस पूरा नहीं, लेकिन देश मैं का सभी समझ रही हूँ कि क्या सिस्टम में बदलाव आएगा, क्या देश में बदलाव आएगा, लोकतंत्र में बदलाव आएगा, महिला के परिप्रेक्ष्य क्या वो सब कुछ क्या रहेगा? क्या महिलाओं के इश्यूज को बेहतर तरीके से उठाया जा सकेगा राजनीतिक मंच पर? नहीं, महिलाओं के इशू उठाने के लिए महिलाएं स्वयं होंगी। हाँ। सबसे बड़ी बात है। आज एक बात बताइए, आज महिलाओं के इशू उठाने के लिए महिलाओं को दूसरे का सहारा लेना पड़ता है ना। उस समय महिलाओं के इशू उठाने के लिए महिलाएं खुद अपनी बातों को रखेंगे। बाकी और जगहों पे देखिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, महिला आरक्षण बिल के जो आप कह रहे हैं, महिला आरक्षण बिल चूंकि सियासी गढ़ी साधने के लिए एनडीए लगी हुई है और बहुत बड़ी चिंता नहीं दिखती है, हो भी जाएगा ऐसा समझ में आ रहा है जिस तरीके से संकेत दिख रहे हैं एनडीए की तरफ से। मेरा सवाल ये है, तो फिर बिल पास होने के बाद एग्जीक्यूट कब होगा? वो सारी एक्सरसाइज में कितना वक्त लगता है? कब से फायदा मिल पाएगा महिलाओं देखिए को? अगर जिस इस बिल पे जैसे जो पीछे की बातों पे करा जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि अगर बहुत जल्दी चीज़ें करी जाएंगी तो 29 में उस हिसाब से वो चुनाव किया जा सकता है। क्योंकि परिसीमन आयोग बनने के बाद आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 साल का टाइम कम से कम लगेगा। अगर हम इसको 26 में बना लेते हैं पास करा के और 26 में परिसीमन आयोग स्थापित हो जाता है जिस भी डेटा के आधार पे, ठीक है। तो 29 का चुनाव आप करा सकते हैं। अदरवाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे कम समय उसमें नहीं लगेगा। तो जो महिला आरक्षण बिल के आप फायदे भी बता रहे थे हमें, और लेकिन पंचायत चुनाव में तो पहले से रिजर्वेशन लागू है ना, तो वहाँ तो महिलाओं की कोई तस्वीर हमें दिखती नहीं है। वहाँ पे भी घूंघट में आज भी जो प्रधान चुनी जाती है महिला, वो सिग्नेचर करने के लिए होती है, पपेट होती है। नहीं, वो बिल्कुल होंगी। उसकी वजह क्या है ना कि जब छोटी स्केल पर चीज़ें होती हैं तो पुरुष प्रधान समाज तो पूरे देश में सशक्त है ना, तो उस जगह पे महिलाओं को नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक बार बताइए कि बड़े लेवल पे, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आज भी आप बताइए रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पति कौन है? उनको मुख्यमंत्री पति कहा जाता है? कभी भी बता दीजिए, उनका अगर चर्चा हुई हो कहीं पर भी और इस तौर पे हुई होगी कि वो मुख्यमंत्री पति हैं, तो आप बताइए। या जो भी हैं, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उनके पति का कोई उल्लेख है? या वो उनके कामों में दखल कर रहे होंगे आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए छोटे लेवल पे आप किसी को दबा सकते हैं। आप किसी भी सांसद को बता दीजिए, किसी भी विधायक को बता दीजिए, किसी भी मंत्री को बता दीजिए कि उनकी जगह पर उनके पति काम करते हों, नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्केल बड़ा हो जाता है। जैसे ही आप छोटे जगहों पर रहेंगे, प्रधान इसलिए होता है क्योंकि उस किसको लोग अपने घरों में चुनते हैं कि जो महिला घरेलू महिला है, जो घरों से बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन जब कोई विधानसभा के लिए चुना जाता है, सांसद के लिए चुना जाता है, तो उसका लेवल बड़ा हो जाता है। और एक देखिए हर आदमी के मन में एक आकांक्षा होती है, उसको नहीं दबाया जा सकता। मैंने क्या कहा कि छोटी चीज़ों को आप छुपा सकते हैं, बड़ी चीज़ों को कैसे आप छुपा चलिए, पाएंगे? एक चिंता तो मेरी आपने दूर कर दी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमें बताकर। लेकिन एक और चिंता है, क्या आम महिलाओं को जो घर में बैठी है और वो सोच रही है कि अब इंजीनियर बहुत बनते हैं, डॉक्टर बहुत बनते हैं, यार मुझे राजनीति में कुछ करना है, मुझे चुनाव लड़ना है,
मैं ये पार्टी ज्वाइन करती हूँ, तो क्या उसे मौका मिल पाएगा? ये जो मौजूदा वक्त में सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी सीट अगर रिजर्व हो जाती है, महिला हो जाती है, तो वो अपनी पत्नियों को टिकट दे देंगे। बिल्कुल नहीं बदलेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। ये तो होता ही है ना कि जब भी रिजर्व देखिए, बदलाव लाने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। मेरे बदलने से आपके अंदर कैसे बदलाव आ जाएगा? मैंने क्या कहा कि इस देश की महिला राजनीति पिछले 70 सालों में इतनी कमजोर कर दी गई है कि महिलाओं ने अपने अधिकार के बारे में बोलना छोड़ दिया। महिला रिजर्वेशन पे एक बात बताइए कि मैं इसी बात पे कह रहा हूँ, किसी महिला का बयान बता दीजिए। केवल पुरुष बोल रहे हैं ना, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के पुरुष बोल रहा है, महिला अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? तो जो महिला अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकती है, उसको कोई थाली में परोस के नहीं देगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अगर आप अपने महिलाओं को अधिकारों के लिए पीछे धकेलने में उसका हाथ थोड़ी है, वो तो पुरुष प्रधान समाज का हाथ मैंने है कहा ना। वो ढकेल रहे हैं, लेकिन आप पीछे जा रही हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि जब इस रिजर्वेशन की पूरे देश में चर्चा हो रही है तो महिलाएं कहाँ छुपी पड़ी हैं? भाई मैंने क्या कहा कि आपने 26 में से 2 अरे लोग लेकिन राज्यसभा आए। सिस्टम पे कब्जा किसका है? पुरुष प्रधान अरे समाज तो का ही है ना, आप सोच तो वही है ना। अपनी बातें तो बोल सकते हैं, अपनी बातें तो रख सकते हैं। जो लोग हैं अभी, भाई आज के समय में संसद में, विधानसभाओं में, हर जगह पे लोग हैं, महिलाएं हैं ना, वो भी तो अपनी बात रख सकती हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया के इतना मुखरों की बहुत सी सांसद है, प्रियंका चतुर्वेदी है, बहुत मुखरों की वो बोली है, जया बच्चन बहुत मुखरों की बोली मैंने है। क्या कहा कि वो सुप्रिया सुले समय समय पर गिनती के लोग हैं, लेकिन मैंने क्या कहा टीएमसी कि के जो ऐसे कई बोलेगा सांसद हैं जिनकी स्पीच की चर्चा भी नहीं, होती मैं है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो राजनीति में सशक्त हैं। आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको कौन आगे ला करके बुलवाएगा? आपको बोलना पड़ेगा ना। इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप राजनीति तो चौंक लेकिन करके पावर देती है ना, राजनीति ही तो पावर देने के लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। भाई आप अपने पैर जब आगे बढ़ाएंगे तभी तो आपका कोई समर्थन दे पाएगा। आपको सांसद बनना है, आपको विधायक बनना नहीं तो है। महिला आप कौन से क्षेत्र में नहीं गई है? महिला एरोनॉटिकल में चली गई हैं, स्पेस में चली गई हैं, महिला कई बड़ी कंपनीज की सीईओ बनी हुई हैं। राजनीति में तो वही सवाल था ना कि राजनीति में टिकट मिलेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगी ना रोज प्रताप जी। टिकट के लिए आप क्यों वेट करती हैं? आप अपने आप को उस लेवल पे बनाइए कि टिकट आपको देना पड़े। भाई आप किसी राजनीतिक व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया तो उसका सबसे पहला विरोध कौन करेगा? जो उसकी रेस में शामिल होगा ना। अगर मान लीजिए मुंबई में किसी टिकट का वितरण हो रहा है तो उसका विरोध करने आप थोड़ी जाएंगी, वहाँ जो लोग होंगे वही करेंगे ना। तो लेकिन आगे जब आप अपने हक के लिए नहीं बोल पाएंगी तो कौन आपके हक के लिए बोलेगा? तो जो महिलाएं राजनीति में आने वाली हैं, कम से कम उनको सामाजिक मुद्दों पर खुल के तो बोलना चाहिए। और सामाजिक मुद्दों में सबसे बड़ा तो मुद्दा उनका है। आप सोशल मीडिया पर उठा करके देख लीजिए, सारी महिलाएं एक्टिव है ना। महिला आरक्षण पे बोलें कि क्यों 26 सीटों में से 2 सीटें हमको दी गई। आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, इस पे किसी का अगर बयान आया हो तो क्यों नहीं आया? भाई 36 कुल मिलाकर राजनीतिक आवाज को भी मजबूत होना होगा। आपको जब बेसिक चीजों पे नहीं आप बोल पाएंगे तो आपको क्यों कोई मौका दे? मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई महिला का आप स्टेटमेंट बता दीजिए। ये चर्चा का विषय भी नहीं बनता ना, इसलिए नहीं बनता चर्चा ना। का विषय नहीं बनता, उन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचती तो वो कैसे नहीं, खबर कैसे नहीं पहुंचती है? आज के ज़माने में अगर आपने कहा कि वो एरोनॉटिक में पहुंच गई, आप मगर मीडिया में देखेंगे तो मीडिया में कितनी महिलाएं हैं, लेकिन आप एक पोस्ट मुझे किसी का दिखा दीजिए या एक कमेंट दिखा दीजिए जो ये कह दे कि 36 में से एक महिला मुख्यमंत्री क्यों है। इस पे सवाल उठा दिया। 36 में से एक महिला राज्यपाल क्यों है, या 26 में से 2 केवल महिलाओं को राज्यसभा में क्यों चुना गया। एक भी कमेंट आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सक्रिय हैं। तो जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं सक्रिय हैं, मैंने क्या कहा, कुछ 100,000 महिलाएं तो होंगी ना जो राजनीति में सक्रिय होंगी, वो तो बोल सकती हैं, बाकी लोग ना बोले, वो क्यों चुप हैं? तो जब आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अपनी चीजों को नहीं बोलना पार्टी लाइन के साथ है ना, वो पार्टी लाइन से ऊपर से कैसे जा सकती है? अरे विपक्ष कहाँ सपोर्ट कर रहा है रिजर्वेशन बिल को? मैं कह रहा हूँ कोई जब सपोर्ट नहीं कर रहा तो उनकी सांसद कैसे वो उसके अगेंस्ट जा सकते लाइन में हैं? महिला विरोध तो है नहीं ना। आपकी पार्टी लाइन में महिला विरोध है तो महिला विरोध, मैंने क्या कहा कि आप क्या पूछ रहे हैं सवाल, कि यही ना पूछ रहे हैं कि 36 में से एक मुख्यमंत्री क्यों है, तो इसमें पार्टी का विरोध कैसे हो गया? ये तो सवाल है ना कि महिलाओं के लिए क्यों है। भाई किसी भी चीज़ में आप एक बात बताइए कि आज के डेट में छोटे छोटे सामाजिक मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन हो जा रहे हैं, पूरे देश में वो चर्चा का विषय होता है, उस पर बड़ी बड़ी डिबेटें हैं। आप इस सवाल पे कोई महिला अगर नहीं बोल रही है तो ये कितना ज्वलंत मुद्दा है। चलिए बहुत सारे व्यूवर्स हमें देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश महिला दर्शकों तक भी पहुँचे। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है कि क्या देश की राजनीति में, लोकतंत्र में, देश में महिला रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद, लागू होने के बाद बदलाव आएगा?
बिल्कुल बदलाव आएगा और पूरे। आएगा तो किस तरीके का बदलाव देखिए राजनीति जो महिलाओं के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो अपनी बातों को रख नहीं पा रही हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से जो उनका डर है, जो वो संख्या जब बड़ी होगी तो वो डर खत्म हो जाएगा। वो अपनी बातें खुल कर रखेंगे, वो जो अपने अधिकारों की बात है वो अपने हक से कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि मायावती ने जब सरकार बन रही थी केंद्र में, उस समय मायावती बहुत नई नई राजनीति में आई थी और उन्होंने पूरे मीटिंग के दौरान ये कह दिया था, उनका ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि क्यों किसी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस दौरान, तो उस महिला के अंदर वो कॉन्फिडेंस था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 38 साल की उम्र में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो बनी। तो जब उन्होंने वहाँ पर वो मुद्दा उठाया तो उस मुद्दे से ये पता चलता है कि उनके अंदर काम करने की क्षमता, उनके अंदर वो लीडरशिप है। जो नेता अपनी बात नहीं रख पाता है, अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल पाता है, वो दूसरे के अधिकारों के लिए, अपने जनता के अधिकारों के लिए कैसे बोलेगा। तो ये जो मनोबल है ना, वो महिलाओं को लौटेगा, उनके अंदर वो एक विश्वास पैदा होगा जो बहुत लंबे समय से राजनीति को इस तरह से बना दिया गया है कि भाई महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे नैरेटिव गढ़े गए हैं, तो जिससे वो पीछे हो जाती धारणा भी है। टूटेगी। हाँ, वो धारणा जब टूट करके लोग आएंगे तो जैसे क्या होता है कि जब किसी चीज़ को आप अपनी आंखों से देखते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है जैसा बताया गया है, तो वो जब मैसेज दूसरों के बीच कन्वे होगा तो महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। तो ये तो 33% उनके रिजर्वेशन की बात है भाई, उसके बाद तो 66% में भी तो आ सकती हैं। हाँ। तो वो संख्या आप देखिएगा कि अगर देश में 33% रिजर्वेशन लागू होता है तो अगले 10 सालों में आप देखिएगा महिलाओं की राजनीति में भागीदारी 50% अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक बिल होगा, ऐतिहासिक कदम होने वाला है। रुद्र प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महिला आरक्षण बिल के फायदे और परिसीमन विधेयक की बारीकियां हमें समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस बार महिला आरक्षण बिल, परिसीमन विधेयक पास हो पाएगा या नहीं, और इससे क्या वाकई फायदा होने वाला है देश की आधी आबादी को? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कीजिए। नमस्कार।